मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इतिहास एवं कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है अमृतसर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी में दिया है बंगाल और ऑप्शन डी में दिया है सूरत। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और आपसे यह भी पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था। तो देखिए, प्रश्न में ही दिया है कि यह घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 1919, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी में दिया है 1930 और ऑप्शन डी में दिया है 1942। तो देखिए, अभी हमने बताया 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जबकि 1942 में जो है असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह जो देखिए 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। ऑप्शन ए में दिया है 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन बी 23 मार्च 1932 को, ऑप्शन सी में दिया है 4 फरवरी 1922 और ऑप्शन डी में दिया है 9 अगस्त 1925। देखिए, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जबकि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड। और यहाँ आपसे पूछ रहा था कि भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई। तो इसका सही जवाब होगा 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। बी, सी और डी तीनों नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी में दिया है भूदान आंदोलन और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो देखिए, प्रश्न में ही दिया है 5 मार्च 1931 को। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि गांधी इरविन समझौता जो है किससे संबंधित है। क्या वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन बी क्या असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन सी में दिया है क्या भूदान आंदोलन से और ऑप्शन डी क्या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इसका विकल्प ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। ऑप्शन ए में दिया है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन बी में दिया है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी में दिया है 1918 का अधिनियम और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1935 का अधिनियम। विकल्प ए सही होगा। यहाँ पर बी, सी और डी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले और ऑप्शन डी में दिया है जेम्स फोर्ड। देखिए, बंगाल में 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव के द्वारा हुई, जबकि 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किया। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स फोर्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स फोर्ड। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए। आप लोग जितना हो सकता है क्लास को उतना ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, और यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन ए बाबर के शासनकाल को, ऑप्शन बी हुमायूं के शासनकाल को, ऑप्शन सी अकबर के शासनकाल को और ऑप्शन डी में दिया है जहांगीर के शासनकाल को। देखिए, भारत में चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के शासनकाल से हो जाती है, लेकिन भारत में चित्रकला का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत में चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है, लेकिन इसकी चित्रकला की शुरुआत जो है हुमायूं के शासनकाल से हो जाती है। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा था कि भारत में चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो आपका यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के काल को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सितार का आविष्कारक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी में दिया है बैजू बावरा और ऑप्शन डी में दिया है स्वामी हरिदास। तो देखिए, सितार का आविष्कार अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए बीड़ा, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी सितार और ऑप्शन डी में दिया है तबला। तो देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है शहनाई से था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए में दिया है आल्हा क्या बुंदेलखंड से संबंधित है, कजरी क्या मिर्ज़ापुर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी में दिया है पंडवानी क्या छत्तीसगढ़ से संबंधित है और ऑप्शन डी में दिया है रसिया क्या पूर्वांचल से संबंधित है। तो देखिए, आल्हा बुंदेलखंड का है, कजरी भी मिर्ज़ापुर से संबंधित है, पंडवानी छत्तीसगढ़ से, लेकिन रसिया जो है पूर्वांचल से संबंधित नहीं है या ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तो यह ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। रसिया जो है पूर्वांचल से नहीं बल्कि ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, और आपसे गलत ही पूछ रहा था, इसलिए आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और सी तीनों नहीं होगा।
चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में संगीत कला का जनक किस वेद को माना जाता है। भारत में संगीत कला का जनक किस वेद को माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी में दिया है अथर्ववेद। देखिए भारत में संगीत कला का जनक जो है सामवेद को माना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन ए झूमर क्या हरियाणा से संबंधित है, घूमर क्या राजस्थान का है, ऑप्शन सी यक्षगान लोक नृत्य क्या कर्नाटक का है, ऑप्शन डी में दिया है मोहिनी अट्टम क्या तमिलनाडु का है। तो देखिए झूमर हरियाणा का है, घूमर भी राजस्थान का है, यक्षगान भी कर्नाटक का है, लेकिन देखिए मोहिनी अट्टम जो है तमिलनाडु का नहीं बल्कि यह केरल का है। और देखिए आपसे यही पूछ रहा था कि कौन सा विकल्प गलत है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मोहिनी अट्टम जो है तमिलनाडु का नहीं बल्कि यह केरल का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन ए में दिया है देखिए कथक लोक नृत्य क्या उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी क्या आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन सी में दिया है भरतनाट्यम क्या तमिलनाडु का है और ऑप्शन डी में दिया है कथकली क्या उड़ीसा का है। तो देखिए कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी भी आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का है, लेकिन देखिए कथकली जो है उड़ीसा का नहीं बल्कि यह केरल का है। तो आपसे गलत विकल्प ही पूछ रहा था, इसलिए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि ए बी और सी जो है तीनों नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए यहाँ आपको एक प्रश्न में लगभग चार चार उत्तर मिल रहे हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन ए चिकन करी क्या लखनऊ की प्रसिद्ध है, पश्मीना शाल क्या लद्दाख की, ऑप्शन सी चंदेरी की साड़ी क्या मध्य प्रदेश से संबंधित है और ऑप्शन डी में दिया है पोचमपल्ली क्या तमिलनाडु से संबंधित है। तो देखिए चिकन करी लखनऊ की है, पश्मीना शाल लद्दाख की, यह भी सही है, जबकि चंदेरी की साड़ी मध्य प्रदेश की, यह भी सही है। देखिए पोचमपल्ली जो है तमिलनाडु नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश होगा, इसलिए आपका जो गलत विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। ए बी और सी तीनों नहीं होगा। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पोचमपल्ली तमिलनाडु का नहीं बल्कि यह आंध्र प्रदेश का है। देखिए जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे कि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलता रहे। और जिन मित्रों ने अभी भी क्लास को शेयर नहीं किया है वे अपने मित्रों में क्लास को शेयर अवश्य कर दें। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर से बेहतर मैटर प्रोवाइड करने का। बस आप लोग जितना हो सकता है उतना क्लास को शेयर ज़रूर करें। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मधुबनी चित्रकारी किस राज्य का है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी में दिया है बंगाल और ऑप्शन डी में दिया है तमिलनाडु। तो देखिए मधुबनी जो चित्रकारी है वह बिहार की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पिकासो कहा जाता है। भारत का पिकासो कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है मकबूल फिदा हुसैन को, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन सी में दिया है नागार्जुन को और ऑप्शन डी में दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती को। देखिए भारत का पिकासो जो है मकबूल फिदा हुसैन को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की मोनालिसा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए बणी ठणी, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी में दिया है कलमकरी और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए मोनालिसा एक चित्रकार थे और उसी के जैसी एक पेंटिंग है, उसी को आपको बताना है। क्या बणी ठणी, ऑप्शन बी क्या मधुबनी, ऑप्शन सी क्या कलमकरी और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बणी ठणी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत की मोनालिसा जो है बणी ठणी को कहा जाता है। मोनालिसा की पेंटिंग जैसी ही है बणी ठणी की पेंटिंग, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता चित्रकला कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी में दिया है मुंबई और ऑप्शन डी में दिया है पुणे। तो देखिए अजंता और एलोरा ये दोनों ही आपके औरंगाबाद में हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बम्बई में भी एक बहुत पूछी जाती है, एलिफेंटा की गुफा जो है बम्बई में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चित्रित शैलाश्रय का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी में दिया है एलोरा और ऑप्शन डी में दिया है एलिफेंटा। तो देखिए चित्रित शैलाश्रय का साक्ष्य जो है वह भीमबेटका से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए में अशोक ने, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन सी में दिया है बाहुबली ने और ऑप्शन डी में दिया है चामुंड राय ने। तो देखिए गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने कराया था। इसका जो है डी विकल्प सही होगा। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले सबसे ऊंची मूर्ति जो है गोमतेश्वर की ही मूर्ति थी, लेकिन अभी जब से ये स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है वह सबसे ऊंची है। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा था कि गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने कराया, तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चामुंड राय ने। तो देखिए क्लास आज आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जितना हो सकता है क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य किया करें। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।